जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट के जो 2021 में अभी एग्जाम हुए थे हाल ही में, ठीक है, 28 नवंबर 2021 को, ठीक है। और आपको पता है ये एग्जाम आधे समय से ही रद्द करवा दिए गए थे, तो उसका हम पूरा संपूर्ण हल आपके सामने लेकर आए हैं। यानी कि आपको पता है इसमें हम बाल विकास देखेंगे, ईवीएस देखेंगे, हिंदी देखेंगे, संस्कृत देखेंगे और मैथ्स के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि टोटल हम 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे विधिवत तरीके से, है ना। एक एक चीज देखते हुए चलेंगे। तो ये एग्जाम, ये जो पेपर है आपके, जो आगामी एग्जाम है दोस्तों, जो कि अभी होने हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मतलब बहुत ही ज्यादा आपको फायदा करने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ठीक है। 1 से लेकर के ये 30 तक होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम हिंदी वाले देखते हैं, थोड़ा जूम करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभिवृत्ति का नियम। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो याद रखें कौन सा नहीं है, अभिवृत्ति का नियम थॉर्नडाइक का नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, कोहलर तथा कोप्फा के अनुसार सीखना होता है दोस्तों। तो क्या होता है? अनुकरण द्वारा या प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। तो क्या होता है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सूझ द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? vygotsky हैं। कौन है? vygotsky, ठीक है। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? संचयी होना या दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। यही क्या है? विकास की विशेषता नहीं है। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाल्टन। कौन हो जाएंगे? गाल्टन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो क्या होता है? बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग या फिर मूल्यांकन मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञान। हमारा 6 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। क्या दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा? पुनः योजना। क्या? पुनः योजना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारित चिंतन में आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों? श्रेणीकरण, है ना, या विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क या फिर एक समाधान। तो बिल्कुल सही हो जाएगा विचार प्रवाह, ठीक है। चलिए अगला है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? ऑसबोर्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? एक है, पहला है CD मॉर्गन, दूसरा है HA मुरे या फिर दोस्तों तीसरा है A व B दोनों, या फिर अगला है कि JL मोरेनो। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों हो जाएंगे, मतलब CD मॉर्गन और HA मुरे दोनों हो जाएंगे। यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, A एवं B दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या फिर संशोधन कहलाती। तो क्या कहलाती दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? आयोजन। क्या दोस्तों? आयोजन। चलिए अगला है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक। क्या? थॉर्नडाइक दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन से कारक
अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक या सामाजिक कारण। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों, चाहे वो व्यक्तिगत कारक हो, वातावरण संबंधी कारक हो या सामाजिक कारण हो, सभी के सभी दोस्तों प्रभावित करते हैं अधिगम को। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा गार्डनर। किसने? गार्डनर ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला है, स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने क्या दिया दोस्तों? तो उनका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 15 का क्या होगा? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। किसका? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 15 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, किससे संबंधित है? किलपैट्रिक या रूसो या मॉन्टेसरी या फ्रॉबेल द्वारा। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर, किलपैट्रिक से। ठीक है, चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो क्या संबंधित है ये आपको बताना है। उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन या फिर लक्ष्य कथन। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मूल्यांकन प्रश्न। क्या? मूल्यांकन प्रश्न। चलिए अगला है कि गलत वाक्य को चुने। क्या दोस्तों? गलत वाक्य को चुने। तो दोस्तों कौन सा है कि छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण से सीखते हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। बिल्कुल सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। ये भी सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा यही फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? दोस्तों हमने बहुत बार पढ़ाया है कि दोस्तों कौन सा संशोधन था, आपको पता होना चाहिए। 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसी के द्वारा आपको पता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? मूल्यांकन कार्य या फिर उपचारात्मक कार्य या निदानात्मक कार्य या फिर दोस्तों उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों के तीनों हो जाएंगे, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब। कब होगा दोस्तों सबसे कम प्रभावशाली? जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा या फिर विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे या फिर केवल लिखने पर बल होगा या फिर उपर्युक्त सभी। मेरे दोस्तों तो जब ये तीनों चीजें जब होंगी दोस्तों तभी क्या होगा? कम प्रभावशाली होगा, यानी कि हमारा उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। तो भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, चॉम्स्की ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्टिक। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो दोस्तों कौन से होंगे अभिप्रेरणा के घटक, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आवश्यकता या फिर दोस्तों अंतर्नोद या फिर प्रोत्साहन या फिर सभी, तो सभी के सभी हो जाएंगे दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्या है दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बता दें आपको, सिगमंड फ्रायड है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए फिंगरप्रिंट भी किसी के आ रही है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। दोस्तों यही क्या है? नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो कौन सा मूल्यांकन जो है वो अधिक उपयोगी होगा? तो इसके बारे में बताना है। आंतरिक मूल्यांकन या बाध्य मूल्यांकन या प्रायोगिक मूल्यांकन या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? फोर्थ नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो चरित्र निर्माण नहीं होगा। क्या हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं है? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यावर्ती स्तर। क्या प्रत्यावर्ती स्तर दोस्तों यही नहीं है। चलिए अंतिम क्वेश्चन दोस्तों किसका, इसका दोस्तों अंतिम क्वेश्चन होगा ये, इसके बाद अगला होगा। ठीक है, चलिए देखिए, विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें, ये हो जाएगा एरिक्सन। किसने? एरिक्सन ने किया है। ठीक है, तो एरिक्सन ने किया, तो 30 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, बौना का तत्सम क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि बौना का तत्सम क्या होता है? वामन होता है। क्या होता है दोस्तों? वामन होता है तत्सम शब्द बौना का। ठीक है, चलिए अगला है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? धूमकेतु किसका पर्यायवाची है? आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों किसका है? तो ये अग्नि का है। अग्नि, आग, ज्वाला, हुताशन, ठीक है, ये सभी किसके हैं? अग्नि के हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अश्व के क्या होते हैं? घोटक, घोड़ा, है ना, है, बाजी, तुरंग, इस तरह के दोस्तों सब चीजें अश्व की होती है। आपको आकाश के बारे में पता ही है, आसमान, है ना, अंतरिक्ष, गगन, पुष्कर, ठीक, ये जो चीजें हैं, अंबर, ये सब चीजें किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अगला है दोस्तों, ये आपको दिया है क्या, गद्यांश दिया है, पढ़कर इसका 60 का क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए आज विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहा है। इसलिए हमें इस भावना को जागृत रखना है, उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना मानव शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती। देखिए उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य, कला। तो दोस्तों हम देखते हैं, तो यहां पर आपको मिल जाएगा कौन दे रहा है? विज्ञान मनुष्यों के हाथों में। ठीक, तो विज्ञान हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये आया है कि कफन कहानी के लेखक कौन है? तो कफन कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कौन है? प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद जी कफन के कहानी के लेखक हैं। ठीक, इनके और भी दोस्तों बहुत सारे कहानियां हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे। इनसे देखिए, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार? देखिए यहां पर दोस्तों लोचन भ्रंग को दोस्तों इसका रूप दिया गया है। ठीक, उदित उदय। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको पता है, देखिए अगर नहीं भी पहचान सकते हो आप समझिएगा। ठीक है, देखिए उपमा में क्या होता? तुलना होता, कहीं सासी से सरिस आया नहीं है। उत्प्रेक्षा में जन जानो मन मानो होता, वो भी नहीं आया है। ठीक, विरोधाभास इसमें हो नहीं सकता क्योंकि किसी चीज का विरोध हुआ नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। देखिए अलंकार की हमने एक वीडियो बनाई है, 2 घंटे में संपूर्ण अलंकार समाप्त किया। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर के, मैराथन वाली। ठीक है, चलिए अगला है, उससे बैठा नहीं जाता। देखिए इसमें कौन सा वाच्य होगा? देखिए यहां पर क्या है? ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, अन्य पुरुष है दोस्तों, और देखिए क्रिया क्या है? एक वचन और क्या है? पुल्लिंग। अगर ऐसा कहीं भी मिलता है दोस्तों और नकारात्मक का बोध होता है तो वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, और दोस्तों कर्मवाच्य को ऐसे पहचानेंगे, कहीं भी के द्वारा यस से लगा मिल जाए वो आपका कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है, चलिए अगला है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? दोस्तों एक चीज बता दें, पढ़ना क्या होता है दोस्तों? क्रिया। पढ़ना क्या होता है? क्रिया। और किस प्रकार से पढ़ रहा है? ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, यानी कि पढ़ने की विशेषता क्या है? कि धीरे धीरे पढ़ रहा है। और जब कभी कोई क्रिया की विशेषता कोई बतलाता है तो वो होता है आपका क्या? क्रिया विशेषण। क्या होता है दोस्तों? क्रिया विशेषण। देखिए संबंध बोधक की बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें, ये संज्ञा को सर्वनाम से या सर्वनाम को संज्ञा या संज्ञा को संज्ञा या फिर सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को जोड़ता है। जैसे हमने कहा कि दोस्तों बादल आया, बादल आया। ठीक है, समझिएगा, बादल आया
बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, ठीक है, बारिश होने लगी। अब देखिए ये दोनों अलग अलग, देखिए बादल आया एक सेंटेंस पूरा है और बारिश होने लगी दोस्तों ये भी एक सेंटेंस अलग है। तो इनको दोनों का अगर सेंटेंस हम जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ेंगे, बादल आया और बारिश होने लगी, तब वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय अव्यय, ठीक, समुच्चय बोधक। तो इस प्रकार से यानी हम कह सकते हैं कि ये दो वाक्यों, वाक्य खंडों को जोड़ता है। और दोस्तों ये संज्ञा को संज्ञा, जैसे राम और सीता वन को गए है ना, तो देखिए राम और सीता, तो और क्या है, वो संबंध बोधक। क्यों, क्योंकि राम भी संज्ञा है और सीता भी संज्ञा है। तो ये चीज आप मत भूलिएगा। और विस्माद बोधक आपको पता है, इसमें हर्ष वर्ष सूचक वाले आते हैं और ऐसा चिन्ह लगा हुआ होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हिमालय से गंगा निकलती, देखिए कभी भी कोई चीज कहीं से अलग होने की कोशिश करती है या होती है तो वो दोस्तों आपका अपादान कारक होगा से के साथ में। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। करण में कोई मिलता है दोस्तों, देखिए अपादान में, जैसे कि चूहा बिल से निकला, तो दोस्तों बिल से चूहा का हो रहा अलग हो रहा। बच्चा शेर से डरता है, तो दोस्तों शेर से डरेगा तो बाहर होगा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, छत से बच्चा गिरा, तो ये सब चीजें क्या होंगी, आपकी अपादान होंगी। चलिए, वह खेल रहा है दोस्तों, देखिए इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या, अकर्मक। देखिए वह क्रिकेट खेल रहा, अगर कोई इस खेल का नाम लगाता तब दोस्तों सकर्मक होती, अन्यथा दोस्तों ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 40वां क्वेश्चन क्या है, चमचमात चंचल नयन, है ना, बिच घूंघट पर छीन और मनहु, देखिए मनहु मानो आ गया ना, सुर सरिता विमल जल उदात युग मीन, है ना, देखिए मानहु आ गया, मनु मानो जन जानो, कहीं भी रट लेना, ये अगर आता है तो आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए, सूरज का 7वां घोड़ा आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुनाहों का देवता दोस्तों, ये किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती जी की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, चलिए देखिए, वह एक क्या होता है, वह क्या होता है, एकमात्र वर्ण है जो कि दंतोष्ठ होता है। ठीक है, देखिए कंठ कौन होते हैं, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, है ना, आ से अनार, ठीक, बड़ा से आम, ठीक, ये सब चीजें, और का वर्ग वाले और हा हल, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, कंठ होते हैं। दंत क्या होते हैं दोस्तों, उपनाम दंत, है ना दोस्तों, ये चीज तुलसा नाम दंता दोस्तों, वर्ग वाले, और दोस्तों ला और सा, ठीक है, ये सभी होते हैं ना, तो ये सब चीजें याद रखेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है दोस्तों, अग्नि का विशेषण क्या होगा, तो आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, और तेजाब कैसी संज्ञा है दोस्तों, आपको पता है तेजाब तौला या मापा जाता है, इसका कुछ आयतन होता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा है आपका तेजाब। देखिए समूह क्या होता है, जैसे पुलिस कह दिया, है ना, और ज्यूरी कह दिया दोस्तों, गुच्छा कह दिया, ये समूह वाली चीजें। ठीक है, चलिए अगला है, नाव जल में तैरती, दोस्तों में होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा ये करेक्शन करिएगा, में हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अधिकरण में पर, क्या होता है, अधिकरण में पर दोस्तों, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे समझिएगा, 45 का डी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। 46वां क्वेश्चन है दोस्तों, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेंद्र दोस्तों ये कौन से हमारा गुण संधि होगी, तो क्या होगा दोस्तों, महा प्लस इंद्र। देखिए पूछ सकता था कौन सी संधि है, तो गुण संधि होगी दोस्तों, जहां पे ए और ओ पाया था वो अधिकतर गुण संधि होती है, तो महाधन इंद्र, महेंद्र दोस्तों। ठीक है, चलिए, शेर को सवा शेर, इसका मतलब क्या होता है, एक से बढ़कर दूसरा, क्या, एक से बढ़कर दूसरा, शेर को सवा शेर। चलिए अगला है, खाने की इच्छा दोस्तों क्या होती है, बुभुक्षा होती है दोस्तों, खाने की इच्छा क्या होती है, बुभुक्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति दोस्तों के जन्मदाता शास्त्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन होंगे, 49 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समझिएगा, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका 4th नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रोवेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रवर का विलोम क्या होगा, तो प्रवर का विलोम आपको पता होना चाहिए, क्या होगा आपका दूसरा ऑप्शन अवर हो जाएगा। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है दोस्तों, तो किस का प्रयोग अधिक किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, व्यक्तिगत, किसका दोस्तों, व्यक्तिगत का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 52 नंबर देखते हैं। देखिए जिस भैया ने इसका फोटो खींचा उसका अंगूठा आ गया। ठीक है, इसको स्कैन करना पड़ेगा किसका अंगूठा है ना। चलिए देखिए पंक्ति है, सुखी पिया को जो मैं न देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतियां, है ना, तो दोस्तों ये किसके पंक्तियां थी, ये अमीर खुसरो जी की हैं, और अमीर खुसरो को आपको पता है तोता हिंद कहते हैं, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। चलिए अगला है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए अगला है, सब्ज बाग दिखाना दोस्तों, ये पिछली बार भी यूपी टेट में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, सुपर टेट में, तो अच्छी बातें कहकर बहलाना फुसलाना दोस्तों। ठीक है, सब्ज बाग दिखलाना मतलब क्या होता है, बहलाना फुसलाना किसी को। चलिए अगला है, जब करते
कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? जो पहली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हम बहुत बार बता चुके दोस्तों, जैसे वह नहा कर गया, वह नहा कर गया, नहा कर गया। तो देखिए यहां क्या हुआ कि देखिए पहले वो नहाया फिर गया दोस्तों, तो नहा कर दोस्तों जिसमें कर लगी होती है वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, कहीं भी अगर आपको क्रिया के साथ में कर लगा मिल जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए अगला है फूले काश सकल मई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाए। दोस्तों ये देखिए यहां पे जनु आ गया, जनु जानो मन मानो, तो आपको बिना देखे उत्प्रेक्षा अलंकार ही लगाना है। ठीक है, देखिए कितना आसान से 3 दोस्तों आए हैं आपके अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद है दोस्तों? तो आपको देखिए इसने द्रव्यवाचक लगा दिया, पता नहीं कैसे। तो दोस्तों क्या होंगे? ये आपके जातिवाचक होंगे। क्या होंगे दोस्तों? ये जातिवाचक होंगे, द्रव्यवाचक कोई तौलता थोड़ी नहीं इनको। चलिए अगला है उसने कुछ नहीं खाया। अब देखिए कुछ नहीं खाया, क्या खाया, कुछ नहीं खाया दोस्तों, ये चीज हमें पता नहीं है कि ये क्या है, निश्चित नहीं है। कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ, ये निश्चित अनिश्चित बात है ना, ये क्या होगा? अनिश्चय में आएगा। ये निश्चित नहीं है दोस्तों, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए संबंध में क्या होता है? जो या सो आता है ना। और दोस्तों प्रश्नवाचक में कौन, है ना, क्या, तो जहां पे प्रश्न पूछने बोध, निजवाचक में स्वयं, खुदा, खुद, है ना, ऐसे सेंटेंस आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता दोस्तों? तो निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, व्याकरण में। किसमें? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। चलिए अगला है, आपका तत्सम क्या होगा? तो आपका तत्सम क्या होता दोस्तों? आत्मा होता है। ठीक है, तो हमने दोस्तों पूरे के पूरे हिंदी क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ईवीएस का भी करवा देंगे और धीरे धीरे सारे करवा देंगे हम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और देखिए प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट दोस्तों 28 नवंबर के नाम से हम डाल देंगे, वहां पे आपको एक एक वीडियो पार्ट। ठीक है, और क्या है तीसरे पार्ट में आपका संस्कृत है, तो संस्कृत के पूरे हम 30 क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। तो देखिए कहां से चलेगा दोस्तों, 61 से लेकर के 90 तक हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं एक पहला क्वेश्चन संस्कृत का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, कौन सा है? निगमन, आगमन या आगमन निगमन विधि है? इनमें से कोई नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आगमन निगमन विधि। ठीक है, चलिए अगला है कि कक्षा के बच्चों को, ठीक है, कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन से है, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो दंड देकर। ठीक है, दूसरा है कि सूचना देकर याद करने हेतु कहकर, या तीसरा है तथ्यात्मक जानकारी देकर, या फिर चौथा है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन आपका 4। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 62 का बिल्कुल सही ऑप्शन 4 हो जाएगी। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ठीक है, चलिए अगला है, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या होता है? बोलना, सुनना, पढ़ना या लिखना, या फिर बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना, या दोस्तों सुनना, पढ़ना, बोलना या लिखना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, देवता शब्द है दोस्तों, तो संस्कृत में देवता शब्द क्या लिंग होगा दोस्तों? आपको पता संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, या फिर नपुंसक लिंग होगा, या फिर अव्यय होगा। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगला है, 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं हम 53 को संस्कृत में? तो क्या बोलेंगे? 53। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 53 को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला दोस्तों, पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? बेकन का है, या एल.के. लिविस का है, या क्रोनबैक का है, या हॉल क्वेस्ट का है? तो किसका है? तो 66 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा 3 नंबर क्रोनबैक का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंडान्वयन प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? व्याकरण शिक्षण, काव्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, या फिर लेखन शिक्षण? दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर व्याकरण शिक्षण के लिए। चलिए अगला है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, तो कौन सी होती है प्रत्यक्ष विधि? भाषण, या फिर अनुलिपि, या प्रतिलिपि, या फिर सूत्रलेख? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है मौखिक भाषा का शिक्षण प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? भाषण होती है। क्या होती है दोस्तों? भाषण। ठीक है, अगला है, कुट्टिम शब्द का
अर्थ है, तो कुट्टिम शब्द का क्या अर्थ होता है? कूटना, कठिन, कष्ट या फिर भवन की भूमि। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? कुट्टिम का अर्थ होता है कूटना, क्या? कूटना हो जाएगा। चलिए अगला है 55। देखिए दो संख्या आ चुकी है। 55 को दोस्तों संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे 55 को हम संस्कृत में? तो आपको बता दें, पंच 50। पंच मतलब 5 और दोस्तों 50 मतलब 50 और 5 55 दोस्तों ना। तो ये हो जाएगा पंच 50 दोस्तों क्या होता है? 55 हो जाता है। ठीक है, देखिए संख्याएं याद कर ले होंगे तो दो क्वेश्चन आपके इसी में से पूछे गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास विरचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम और दोस्तों विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र दोस्तों, ये तीनों के तीनों हैं दोस्तों। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यही क्या है? आपके कालिदास जी की नहीं है कृति। ठीक है, चलिए अगला है श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है दोस्तों। तो श्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो श्री ही हो जाएगा दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 73 क्वेश्चन क्या है? अहम शिशुअम पश्यामि दोस्तों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने पर रूप प्राप्त होगा। तो क्या होगा दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? मया शिशुम दृश्यन्ते दोस्तों। ठीक है, दृश्यते दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 73 का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाणिना मुखम प्रक्षालयति दोस्तों। इसमें पाणिना कारक है, कौन सा कारक है दोस्तों? ये आपको बताना है। अपादान कारक, अधिकरण, कर्ता कारक या फिर करण कारक। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करण कारक। कौन सा हो जाएगा? करण कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये नाक से बोले जाते हैं। किससे दोस्तों? नाक से, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नासिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सारिंग जय है ना प्लस जय का संधिकृत क्या होगा दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला नंबर ना, सारिंग जय। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला दोस्तों उपकृष्णम में समास होगा दोस्तों। तो उपकृष्णम में कौन सा समास होगा? आपको पता है ये उप क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको पता उपसर्ग किसमें लगता है? अव्यय भाव समास में उपसर्ग लगता है, और ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। चलिए अगला है निम्न में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा? दुस, दुर या फिर दूर या फिर दोस्तों दुरा। तो आपको बताओ दूर होता उपसर्ग क्या होता है? दूर उपसर्ग होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अव्यय शब्द नहीं है, कौन सा दोस्तों अव्यय शब्द नहीं है? ठीक है, अव्यय और दोस्तों अविकारी एक ही होते हैं, तो इनके बारे में पहले बता चुके दोस्तों। नृपा नहीं होगा, नृपा मतलब क्या होता है? राजा होता है। ठीक, राजा को हम नृपा बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा फोर्थ नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों शतकत्र में रचनाकार है दोस्तों। इसके कौन रचनाकार है ये आपको बताना है। पंडित राज जगन्नाथ या फिर जयदेव या फिर भर्तहरि या फिर अमरूक दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? भर्तहरि। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 13 को संस्कृत में कहेंगे दोस्तों। देखिए 3 संख्याएं से पूछ लिया गया, 3 क्वेश्चन आपके संख्या से ही आए दोस्तों। तो 13 को क्या कहेंगे आपको पता होना चाहिए? त्रयोदश, मतलब 10 और 3 13। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 और 3 13 हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही। देखिए 3 क्वेश्चन संख्या से आए। अब देखिए आपको गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद दोस्तों 82 से 83 तक इसके उत्तर देने। तो गद्यांश आप देखिएगा दोस्तों। इसका सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिलीपा कस्य सेवाम अकरोत दोस्तों है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 82 का हमारा बिल्कुल सही जाएगा कौन सा? नंदिन्या है ना। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन जो आएगा हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ना दिलीपा दोस्तों नंदन्या है ना, तो ये आपका बिल्कुल सेवाम अकरोत है ना। तो ये बिल्कुल सही राइट आपका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन ना दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र अनयत दोस्तों है ना। तो क्या करता है? तो इसके बारे में आपको बताना है। कुत्र है ना अनयत। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 83 का राइट आंसर हो जाएगा वनम। ठीक है, क्या हो जाएगा? वनम हो जाएगा। ये देख लीजिए सह प्रतिदिनम गाम है ना प्रातः काले वनम अनियत दोस्तों। ये देखिए यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों 2 आंसर हमने देख लिए हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति
है ना, बहुवचन के रूप में होता है दोस्तों, तो कौन सा होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन 84 का क्या होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन, दिवसेषु, है ना। चलिए अगला है, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों कौन सा होगा हमारा 85 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? नदी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पितृ शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है पितृ का? आपको पता है, ठीक है, कि जनक भी होता है, ताता भी होता है और पितृ भी होता है, मगर जन्मद नहीं होता दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा, ये नहीं होगा पितृ का। ठीक है, चलिए पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला है दोस्तों कि कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? दोस्तों आपको पता चाहिए, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो पिकाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिकाह। अगला है, अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द होगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको करशाला। क्या हो जाएगा? करशाला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों? हर भारतीय पद्धति, पाठशाला पद्धति, सामान्यीकरण या फिर विशेषीकरण पद्धति। दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, पाठशाला पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है दोस्तों? तो कौन सा वाणी का रूप नहीं है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं, उत्तमा आपके वाणी का रूप नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब देखिए हैं, देखिए चौथा पार्ट था। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है? मैथमेटिक्स, गणित। ठीक है, जिसको गणित बोल रहे हैं। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे बनाते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? देखिए एकदम सा सिंपल से इसका फार्मूला होता है, आपने सुना होगा, M1 D1 H1 अपान W1। देखिए जहां पे जो चीज होता है वही चीज हम फिक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पर M1 कितना दिया हुआ है? M1 मतलब क्या? मैन मतलब मजदूर, हम कह सकते हैं 15 दिया है। अब देखिए D1 यहाँ है नहीं, मगर H1 दिया है। H1 कितना दिया है दोस्तों? 48। ठीक है, कितना दिया है? 48। अब देखिए दूसरे में जो दूसरा दोस्तों स्लोगन होता है कि 30 घंटे में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें M2 निकालना है, M2 ये निकालना है। और दिया है कितना दोस्तों? H2 दिया है 30 घंटे। ठीक है, 30 घंटे। तो हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है? अब देखिए इसमें केवल M1 और H1 है, तो यही केवल लगाएंगे, M1 H1 बराबर M2 H2। क्या? M2 H2। ठीक है, अब देखिए M1 कितना दिया हुआ? 15। कितना दिया हुआ? 15। और आपका दिया है दोस्तों H1 कितना दिया है? 48। ठीक, 48 बराबर कर देंगे और M2 आपको निकालना है, M2 लिख देंगे M2 जगह, और H2 दिया है 30। ठीक, क्या दिया? 30। अब देखिए इधर से इधर कट जाएगा, 15 दूना 30, इधर 2 बचा और 2 से काटेंगे 48 को, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 24। और 24 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा दूसरा। ठीक है, इसमें दोस्तों यही सूत्र लगता है, M1 H1 है ना, D1 अपान W1। जो कार्य होता है वो नीचे रखते हैं, इसमें कार्य कुछ नहीं दिया है, केवल इसमें M1 और H1 दिया है, D1 भी नहीं दिया दोस्तों, इसीलिए जो चीज होता है वही हम रख देते हैं। तो फार्मूला आप याद रख लेंगे। ठीक है, क्या होता है? M1, ठीक है, H1 और D1 अपान W1 बराबर दोस्तों, W1 जो वर्क होता है ना, बराबर M2 D2 H2 अपान W2 लिख लेंगे। ठीक है, ये होता है फार्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम मान, वह न्यूनतम x का मान, थोड़ा हम जूम करके देखेंगे। ठीक है, वह न्यूनतम x का मान जिसके लिए संख्या इतनी 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 को विभाज्य करें। दोस्तों 11 से विभाज्य करना किसको दोस्तों? एक से समझिएगा, 3 4 है ना, 3 2 5 4, यहाँ पे x है, कुछ यहाँ पे भरना है, और 3 4 2। अब देखिए हमने कई बार बताया है कि 11 से कौन संख्या विभाजित होती हैं? जिनके सम और विषम अंकों का योग, ठीक है, जोड़ने के बाद उनको अगर घटाया जाए तो दोस्तों माइनस करने के बाद क्या है? तो 0 आ जाए, फिर 11 आए। तो चलिए देखिए सम अंक कौन से होते हैं, विषम कौन से होते हैं? स्थान। देखिए स्थान, अंक नहीं देखने, स्थान सम विषम। यानी देखिए पहला क्या होता है, जैसे एक क्या होता है? विषम होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, इस तरीके से। तो देखिए ये क्या विषम वाले हम गोले बनाते हैं, तो विषम वाला ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 नंबर पे, फिर तीसरा नंबर वाला विषम हो जाएगा, फिर दोस्तों ये विषम होगा, और फिर ये। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ते हैं विषम स्थान वाले, तो 4 3 7 और 3 10 और 2 12। देखिए विषम वाले के स्थान कितना आ रहा है दोस्तों? 12 आ रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है, इनका योग कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब सम वाले देखते हैं, तो सम में देखिए ये जुड़ेगा 2 और स्टार जुड़ेगा, और कितना? 4 जुड़ेगा। देखिए इधर 12 आ गया, अब इधर भी 12 आना चाहिए अगर इसको हमें 11 से कटवाना है तो देखिए 2 है
और 2 में दोस्तों ये 4 आ जाएगा, 4 जोड़ देंगे और प्लस दोस्तों स्टार है ना, तो स्टार यानी कि हमको पता है इसकी जगह हम क्या डाल दें कि दोस्तों ये 12 हो जाए। देखिए 4 तो 6 बन रहा है, अब यहाँ पे कितने कमी है 12 करने के लिए, देखिए 4 2 और ये 2 और ये 4 6 हो गए। अब दोस्तों x की जगह हम क्या रख दें, इस स्टार की जगह क्या रख दें कि 12 हो जाए, क्योंकि इधर भी 12 तो ठीक है, तो क्या रख देंगे, तो 4 तो 6 हो रहा, 6 और रख देते दोस्तों तो 12 हो जाता। अब देखिए इधर 12 हो जाएगा, इधर 12, ठीक है, यहाँ अगर 6 रखेंगे दोस्तों इस स्टार की जगह तो 12 हो जाएगा, तो 12 से 12 जाएगा यानी कि फिर वो कट जाएगी, जब भी क्या होता है तो कट जाएगा, यानी हम क्या रखेंगे इसकी जगह 6 रख देंगे। इस समझिएगा इस क्या होता है। देखिए 11 से वे संख्या करती हैं जिनके सम और विषम अंकों को हम अलग अलग जोड़ लें, फिर उनको दोस्तों माइनस करें ना तो 0 आ जाए घटाने पर, या फिर 11 है तभी कटेगी। तो दोस्तों हमने देखा कि एक बार आपको दोबारा इसको हम करके दिखा दे, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन कर रहे होंगे। देखिए ये है विषम वाला, तो 3 3 फिर ये 4 3 7 और 7 फिर 3 जोड़ेंगे, 7 3 10 और 2 12। देखिए विषम वाले को जोड़ 12 आया है। अब देखिए जो अब सम वाले देखते हैं, सम कौन से होंगे, देखिए विषम जोड़ 12 आ चुका है। अब सम वाले देखिए 4 ये 2 होगा, 2 और स्टार होगा, ये जो एक से बना है ये होगा, और दोस्तों ये होगा 4, तो 4 2 6 हो जाएगा। अब देखिए इसे भी 12 करना, तो एक्स की हम कौन सा ऐसा ऐसी संख्या रख दे कि 12 हो जाए, कि जोड़ने 12 जाए, तो दोस्तों 6 पहले से 6 और रख दे तो 12 हो जाएगा। अब 12 से 12 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यानी कि एक्स फिर 11 से कट जाएगी, तो यानी 6 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। क्या होता है दोस्तों, वो वृत्त पर निर्भर नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, इसकी अगर सही से बात करें दोस्तों क्या होगा, वो वृत्त पर निर्भर नहीं होता। ठीक है चलिए अगले आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन, ये तो भैया फ्री का एक नंबर था, आप समझ सकते हैं कि यदि दोस्तों 102.7 को हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करें तो क्यू का मान पी अपान क्यू मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में। अब देखिए 102.7 है, क्या 102.7 है। अब इसको हम अगर नीचे हर लगाना चाहें दोस्तों, इसको हटाएंगे दशमलव बाद दशमलव हटाएंगे दोस्तों नीचे, उसके बाद एक अंक है यानी कि नीचे का आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा यानी 10 लग जाएगा। तो दोस्तों पी ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला क्यू, तो क्यू का मान क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है तो 10 हमारा सही आंसर होगा। कैसे, एक बार दोबारा देख लें। अब देखिए कभी भी इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है नीचे एक अंक लग जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक लगेगा। तो नीचे अब देखिए पी अपान क्यू के रूप में लिख गया, पी अपान क्यू के रूप में लिख गया। देखिए अगर पी पूछता तो पी क्या होता है दोस्तों 1027 होता। अब क्यू पूछा है, क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू का मान क्या होगा, आराम से 10 लिख देंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए ये 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 600 रुपए साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितना धन होगा। अब देखिए कोई भी चीज आप समझते हैं, अगर हम बैंक में 600 रुपए देने जा रहे हैं, अगर वो हमको 4 साल बाद 720 रुपए दे रहा तो क्या भैया हमें ब्याज 720 मिल रहा, बिल्कुल नहीं। 600 रुपए तो हमारे ही है ना, तो ब्याज कितना मिला, तो हम 720 से 600 घटाएंगे दोस्तों 120 रुपए हमको ब्याज दिया। ठीक है अब आपको पता होगा कि दोस्तों फार्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बाई 100, PRT बाई 100, तो इसी पे हम रखेंगे। देखिए SI कितना है, ब्याज कितना मिला, 600 हमने दिया था, 720 दे रहा है, यानी कि 120 रुपए हमको ब्याज दे रहा है। क्या दे रहा है, 120 रुपए ब्याज दे रहा। P कितना है, मूलधन कितना था, 600 रुपए था। और दोस्तों R क्या है, R हमें ज्ञात करना था, R जहां हम R लिख लेंगे, और T आपको पता 4 दिया है, और बटे हम 100 कर देंगे। ठीक है क्योंकि 100 नीचे होता है। तो देखिए काटिए, चलिए कट गया, 0 0 कट गया। अब कितना बचा यार, 6 से काटते हैं इधर को, तो 6 दूनी 12, ये कितना बचा 20 हो गया दोस्तों। अब 4 से इसको काटेंगे 20 को तो 5 आ जाएगा। अब देखिए रूट कितना, मतलब रेट कितना आ गया, R बराबर कितना आ गया 5%। ठीक है अब देखिए आगे बढ़िए, कह रहा कि 2% बढ़ा दिया जाए दर। अब देखिए दर 2% बढ़ा दी, यानी 5 से 2 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा। अब 7 की दर से निकालें, देखिए मूलधन हमारा वही रहेगा। अब देखिए फिर क्या होता है, SI ज्ञात करना है, तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 600 रुपए है। अब गुणे दर, दर कितना होगा 5 निकला था, 2 बढ़ा करना यानी 7 कर लेना, और कितने साल के लिए 4 साल के, बटे 100 कर लेंगे। अब देखिए 2 0 कट गया। अब देखिए सत्संग 42 और गुणे 4 बचा, 4 से करिए दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 168 रुपए दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा। और देखिए 168 रुपए ब्याज हो गया, वो पूछा है कितना धन वापस करेगा। अब भैया बैंक को हम 600 रुपए पहले दिए थे, अब 168 रुपए हमें ब्याज देगा, यानी कि 600 में 168 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 768, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अगला पहला है कि 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक, बिल्कुल मान लिया हमने 2 जोड़ा और फिर 2 जोड़ा या फिर 3 जोड़ा, तो ये पूर्णांक ही तो है, 5 आएगा, सब पूर्णांक होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों।
अगला है दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल भैया सही है। अब देखिए परिमेय संख्या कोई सी भी ले लें, देखिए परिमेय संख्या दो भी होता है, 1/2 होता है। अगर इनको हम जोड़ते हैं, मान लिया 1/2 1/3 जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, अब देखिए समझिएगा, कोई भी परिमेय संख्या हमने मान लिया कि भैया परिमेय संख्या हमारा क्या है? 1/3 है, ठीक है, और दोस्तों 2/3 है, तो इनको जोड़िए, कितना परिमेय ही तो आएगा, है ना। 3 बटे कितना आ गया दोस्तों? 3/3 आ गया, है ना। तो एक आ गया, समझिएगा, एक आ गया, तो परिमेय ही तो निकली, है ना। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब देखिए अगला है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या हो, तो ये दोस्तों गलत है, ये एकदम गलत है दोस्तों, यही हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय ही हो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने से 20% से 60 अधिक, यानी 20% मतलब क्या? अगर किसी संख्या से हम 20% से 60 अधिक मतलब कि क्या? उसके 80% की वैल्यू क्या हम 60 के बराबर ले सकते हैं दोस्तों। तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो 60/80 कर देंगे, ठीक। और गुणे दोस्तों कितने? हमेशा 100% निकाला जाता है। चलिए इसको काटिए, 0 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए 4 से काटिए, तो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 20, देखिए 25 चौके 100, 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, कितने से काटेगा? 2 3 6 3 कटेगा। अब 25 3 75 हमारा बिल्कुल सही आ गया। क्या? 75 हमारा बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। चलिए ये चीज आप याद रखेंगे तो हमारा 75 आंसर राइट हो जाएगा। या फिर आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे, ठीक है, कि कोई संख्या अपने का 20% से 60 अधिक है, ठीक है, तो यह आप बिल्कुल अच्छे से लगा सकते थे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी? चलिए अब देखिए क्या करिए आप, सबसे पहले 17 से तो जब हम 17 को 3070 से भाग करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए कितनी बार जाएगा? 17 को 3070 से भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार, एक बार ले जाएंगे, 17 एक नम 17, बचेगा कितना दोस्तों? आपको पता 13 बच जाएगा, फिर ठीक है। अब अपने ये 7 उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 17 अट्ठे, है ना, कितना होता है? 136, क्या 136 होता है। फिर एक बचेगा, फिर ये 0 है, 0 उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां तक आ गया, 0 यहां पे लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, अब देखिए कितना 10 कम हो रहा, तो यानी हम अगर देखिए समझिएगा, अगर हम 370, ये 3070 है, अब देखिए इसमें अगर हम क्या करें 10 घटा दें, समझिएगा 10 घटा दें तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब जो कटेगी इसके निकटतम, ठीक है। और अगर 7 बढ़ा दें तो सबसे नजदीक कौन सा है? देखिए अगर 10 बढ़ाएंगे तो 10 घटाएंगे दोस्तों तो 360 होगी, 3060 होगी, समझिएगा 3060 ये कट जाएगी 17 से। अगर हम 7 बढ़ाएंगे तब दोस्तों कितना होगा? तो 3077 हो जाएगी। देखिए 3077 भी कट रही है और 3060 कट रही है, मगर सबसे निकट कौन सी है? तो देखिए यहां 10 का अंतर है, यहां पे 7 का अंतर, यानी कि 3077 वाली एकदम राइट हो जाएगी, ठीक है। देखिए 3077 वाली बिल्कुल राइट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो 3070 से केवल ये दोस्तों 7 ही तो कम है ना। और इधर जाएंगे इधर 10 घटाना पड़ा, मतलब कि हमें सिर्फ 7 जोड़ के सबसे निकट वाला पूछा है, तो निकटतम दोस्तों तो आपका 3077 बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर। देखिए एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या देगा? सीपी, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया, और एसपी मतलब दोस्तों बेचा गया। अब देखिए 5 रुपए में खरीदा किसी चीज, 4 रुपए में बेच दिया। समझिए, खुद समझिए कि 5 रुपए हमने कोई चीज खरीदा और 4 रुपए में बेचा भैया, तो हमें 1 रुपए की क्या हुई? हानि हुई है। और हमेशा दोस्तों परसेंटेज किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपए में खरीदा था भैया, हमेशा खरीदे हुए निकलता है, और इंटू 100 कर देंगे। तो अब देखिए 5 से काटे तो 20 पंचे 100, यानी कि 20% की दोस्तों क्या हुई है? हानि हुई है। क्या हुई है? हानि हुई है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर का 20%, ठीक है, 99 का 20%। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का विकर्ण दोस्तों 8√3 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समझिएगा एकदम आसान सा है, ठीक है। अब देखिए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण सूत्र क्या होता है? घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? एक चीज आपको बता दें तो क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें भुजा√3। क्या? भुजा√3 होता है इसका सूत्र। अब देखिए घन का विकर्ण खुद ही दिया है 8√3 और बराबर
भुजा रूट थ्री, क्या भुजा रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कट ही जाएगा, तो भैया भुजा बराबर क्या आ चुका है 8। अब देखिए भुजा बराबर क्या हो गया है, भुजा का मान हमें पता लग गया कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों कि आपको बता दें घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो आपको हम बताना चाहते हैं क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए 6 की जगह 6 रखेंगे और भुजा कितनी 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8 अठाई 64। अब देखिए ये 8 का स्क्वायर देखिए 6 है और 8 अठाई 64, 8 का स्क्वायर 64। अब दोस्तों 6 और 64 का जब गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 दोस्तों, लास्ट में 4 आएगा, तो दोस्तों यही ऑप्शन है हमारा, ठीक है, यानी 384 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा दोस्तों। दोबारा देखते हैं, देखिए घन का विकर्ण दिया है 8 रूट 3 और घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है भुजा रूट 3। तो देखिए 8 रूट 3 बराबर भुजा रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कटेगा और भुजा का मान दोस्तों 8 आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भुजा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो दोस्तों 6 की जगह 6 रखे और भुजा दोस्तों 8 आ गई है, तो 8 अठाई 64, 8 का स्क्वायर कितना 64 और गुणे 6 कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन से आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगला है एक वृत्त में क्या है, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल कितना है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दोस्तों, अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, मगर दोस्तों थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब देखिए इसका जो त्रिज्यखंड वाला होता है दोस्तों, इसको बता दें आपका, देखिए इसका होता है पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और थीटा अपान 360 दोस्तों, ठीक है, और ये क्या होता है खंड का क्षेत्रफल है ना, बराबर दिया है दोस्तों 66/7। अब देखिए पाई का मान क्या होता है दोस्तों, पाई का मान क्या होता है 22/7। देखिए इसको आप हल करिएगा 22/7 और आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान क्या दिया है दोस्तों 120, ठीक है, और बटे 360 भी है और इधर दोस्तों है 66/7। तो देखिए 7 से 7 काट दीजिए, ठीक है, और 22 23 66 इधर 3 आ जाएगा दोस्तों, और इधर से 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौके 12 40 आ गया और 0 से 0 कट गया और 4 9 36 दोस्तों, कितना आ गया 9 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 9 आ गया, क्या आया 9 आ गया। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर 9 आया है, यानी कि फिर आर बराबर क्या होगा तो 3 आएगा। मगर दोस्तों आप गलती मत करिएगा 3 करके मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे वृत्त का व्यास पूछा ना कि त्रिज्या, आर नहीं पूछी, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दूना, यानी कि 3 था तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया दोस्तों तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो 4 गुना हो जाएगा। इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो अगर कहते तो हम इसको सॉल्व करके भी बता देंगे, ठीक है, तो आप रट ही लीजिएगा, ठीक, 2 गुना करोगे 4 गुना हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। देखिए बिना एक घड़ी अपने समझिएगा, बिना एक घड़ी रुपए 75 में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए अगर कह दे कि लागत की कीमत के बराबर लाभ होता है या हानि होता है, देखिए जब भी कभी लाभ बोलेगा तो दोस्तों जो भी संख्या दी हो, मान ले 75 दिया है, इसको ऐसे तोड़ो कि उसके दोस्तों घटाने पर 10 आ जाए, ठीक है, घटाने पर, तो 15 5 75, देखिए 15 5 75 दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर 15 से 5 घटाएंगे 10 आएगा, ठीक है 10 आएगा। अब इनका दोनों गुणा कर दीजिए 10 से, है ना, तो दोस्तों 50 ये 150 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। देखिए अब दोस्तों हमको पता है कि 150 में बेचने पर दोस्तों उसके लाभ के बराबर कभी लाभ नहीं होगा, यानी 50 हमारा दूसरा वाला दोस्तों कम वाला हमारा आंसर हो जाता, तो 50 हमारा बिल्कुल सही होगा। अभी देखिए यहीं पे कहता दोस्तों हानि होती है ना, हानि होती है। देखिए मान ले कहता दोस्तों कि वो समझिए इसी तरह से क्वेश्चन होता है कि अभी यहीं पे कहता कि एक बीने ने एक घड़ी 21 रुपए में बेचने पर उसे उस घड़ी की कीमत के बराबर हानि होती है। तो दोस्तों अब देखिए जब हानि बोलेगा तो उनका जोड़ 10 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 21 को ऐसे तोड़ेंगे, उनका जोड़ 10 आ जाए तो 7 3 21, क्या 7 3 21, 7 और 3 21, तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे 10 आ जाएगा ना। तो अब दोस्तों इनको 10 से गुणा कर देंगे तो 70 होगा या फिर 30। देखिए हानि के उसमें 2 आंसर आते हैं, 70 होगा या फिर 30 होगा, तो ये दोनों आंसर राइट होता है ना। मगर जब यहां हानि कहते हो सकता है अगली बार पूछ जाए, इसलिए हमने बता दिया हानि और लाभ का। देखिए लाभ वाले में उनको घटाने पर 10 आना चाहिए और हानि वाले में उनको प्लस करने पर, ऐसा थोड़ी उनको प्लस करने पर 10 आना चाहिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। चलिए अगला है, यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त क्या होते हैं। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा कि अंतः स्पर्शी होंगे दोस्तों, क्या अंत से मतलब अंदर अंदर दोस्तों स्पर्श करेंगे ना, अंतः स्पर्शी होंगे। चलिए अगला है अंक विन्यास दोस्तों, एकदम इजी सा है। देखिए
देखिए 1 2 फिर दोस्तों 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों ये वाला चल रहा है 5 10 15, बिल्कुल सही। 1 2 3 4, एकदम आसान सा दोस्तों, तो यहाँ पे 3 भर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा है। देखिए ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पे क्रमशः शेषफल क्या बचता है? तो दोस्तों 4 और 5 प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों 6 शेषफल कितना आएगा? समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। मान ले दोस्तों कोई चीज है, कोई संख्या है जिसको हम 6 से भाग करते हैं तो दोस्तों शेषफल कितना? 4 आता, तो कितना हो, संख्या कितनी रहेगी? तो हमको पता दोस्तों इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। क्यों? अब देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब 10 को आप 6 से भाग करिए, 4 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि शेषफल को जोड़ के दोस्तों संख्या प्राप्त कर लेते हैं ना। तो देखिए अगर हम किसी संख्या को 6 से भाग करते हैं और 4 शेषफल आता है तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम किसी संख्या को 6 से भाग करते हैं और शेषफल 5 आता है तो 11 हो जाएगी, बिल्कुल सही, 11 हो जाएगी, दूसरी संख्या 11 हो जाएगी। अब देखिए कह दिया ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब कह रहा दोस्तों कि इन दोनों का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 में 100 और 11 ग्राम दोस्तों 121, तो कितना हो जाएगा? 221 आ जाएगा ना। अब कह रहा है इसको अगर 6 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए 221 को हम 6 से भाग करके दे लेते दोस्तों, 6 से भाग करिए 221 को ना, 6 18 क्या हो जाएगा? 6 18, तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 बच जाएगा, हाँ 6 18, ठीक है। और बचा कितना? 4 बच गया। अब देखिए 36, ठीक 36 हो गया दोस्तों। अब कितना था? 5 शेषफल बच गया। तो यही पूछा था कि आएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 106 का 5 हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ता है? देखिए आपको पता है कि वर्ग में दोस्तों 2 बार त्रिज्या 2 बार आती है ना, है ना, पाई आर स्क्वायर ना। दोस्तों इसको हम 2 बार कर देंगे और जहां कहीं भी दोस्तों ऐसे फार्मूले दिखें तो वहां पे आपको एक सिंपल सा फार्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये वाला फार्मूला आप लगाइए, ये रामबाण फार्मूला है, आराम से आएगा। देखिए 10 और प्लस 10 और प्लस दोस्तों 10 इंटू 10 बटे 100, देखिए 0 0 0 0 कट गए और 1 करना 1, देखिए यहाँ पे 10 10 20 हो गया और 20 प्लस 1 यानी 21% हो गया। तो बिल्कुल सही हमारा दूसरा ऑप्शन। देखिए दूसरी तरह कैसे लगाएंगे? अब देखिए कोई संख्या 10 है, ठीक है, 10%, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 और बटे 100 करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 बटे 10, कोई चीज 10 रही होगी दोस्तों 11 हो गई होगी ना, और फिर 2 बार बढ़ेगी दोस्तों, फिर 10 रही होगी फिर 11 हो गई, यानी कि आपका बता दें कि दोस्तों 100 से कितना हो गई है? 11 ग्राम 121 हो गई। 100 से कितनी हुई है? 121। अब देखिए 100 से कितनी बढ़ी? 21 बढ़ी है दोस्तों, कितने में से? 100 में से, और गुणे 100 कर देंगे, 100 से 100 कटेगा यानी 21% फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते, कई सारे वो चीजें हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर लें। अब देखिए समझिएगा, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल कितना है? 15 है। तो मोहन की आयु, देखिए हम सिंपल से आपको बताते हैं, आंसर से निकालना सीखिए। देखिए जो चीज ये ऐसे लगाएंगे ना बहुत लंबा जाएगा दोस्तों, और आंसर से देखिए सीधा हम ऑप्शन पुट करेंगे, आराम से निकलेगा। देखिए अब मान लिया दोस्तों वर्तमान आयु यहां पर रखते हैं, वर्तमान आयु है ना, वर्तमान, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब मान लिया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्तमान आयु है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 वर्ष पूर्व वाली, 5 वर्ष पूर्व, और यहां पे दोस्तों 9 वर्ष बाद वाली, 9 वर्ष बाद वाली, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देते हैं। अगर दोस्तों अभी वर्तमान में 4 साल का, 5 वर्ष पूर्व पैदा नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर दोस्तों दूसरा ऑप्शन उठाते हैं हम कि अभी 5 वर्ष का है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पूर्व दोस्तों 0 का रहेगा, और 5 वर्ष 9 वर्ष बाद दोस्तों 9 5 14 होगा, और 14 और 9 0 का गुणा करें 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए अगर हम 7 लेते हैं दोस्तों, क्या 7 लेते हैं, मान लिया अभी दोस्तों 7 का था, तो दोस्तों 5 वर्ष पूर्व कितना? 2 ही साल का रहा होगा ना, और 9 वर्ष बाद कितने होगा? तो दोस्तों 7 और 9 7 कितना होता है? आपको बता दें 16 होता, तो 16 दूना 32, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों बचा क्या? 6। अब 6 वाला देख लेते हैं। अगर मान लिया दोस्तों अभी कितने 6 साल का है, तो 5 साल पहले कितने रहा होगा? 1 साल का रहा होगा, और 9 साल बाद कितने होगा? 9 6 15 का हो जाएगा, ठीक। अब 15 का दोस्तों दोनों गुणनफल क्या 15 आ रहा दोस्तों, तो 1 और 15 गुणा करेंगे, बिल्कुल दोस्तों 15 ही आ रहा, और यही हमसे पूछा गया, यानी कि चौथा ऑप्शन से राइट और राइट और राइट हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला एकदम बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 32 की घात, है ना, ये देखिए 0 पॉइंट, है ना, 0.00032 की घात 0.06, ठीक, समझिएगा। इसको करना कैसे है आप एक चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 2 की घात हम 32, 2 की घात कितना? 5 लिख सकते हैं। देखिए समझिएगा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं?
2 की घात 5, ठीक है, 2 की घात 5, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे अंदर, और इसकी भी घात क्या दोस्तों, अब देखिए 6.0 है तो हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, तो 6/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये घात है। अब देखिए जो घात होती है 0.2 है, ठीक। अब इसकी घात दोस्तों आपस में गुणा कर देते हो, 5 × 6/10 हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2×5 और 2 से काटेंगे 3, यानी कि क्या लग गया है 2.2 की घात 3 लग गया। अब देखिए 0.2 को हम 3 बार गुणा कर लें, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0.2, फिर 0.2 और फिर 0.2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, देखिए 8 तो आ गया, मगर दोस्तों 1 2 3 अंक पहले दशमलव होगा, तो 1 2 0 हमें एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे, तो 0.008 ये हमारा सही आंसर होगा। तो कहाँ है हमारा दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब देखिए यदि संख्याओं, है ना, 5x9, समझिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए 5 है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है 9 है। अब दूसरा है 3 है, और तीसरा है दोस्तों 2y8, और इसका जोड़ कितना दिया है 4, 1 और 1 और 1, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि x का महत्तम मान क्या होगा, समझिएगा। अब देखिए 9 7 16 और 16 8 कितना होता है दोस्तों, 24 के 4, यानी कि हासिल 2 बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब कितना यहाँ पे देखिए कितना होना चाहिए, अब देखिए 2 हासिल वाले और 2 ये 4, है ना, और 4 यहाँ पे 1 आना चाहिए, यानी कि हमें 11 लाना है। देखिए 4 पहले से है, 2 देखिए 2 ये है और 2 हासिल वाला, अगर 4 हो जाएगा। अब देखिए 11 में कितना जोड़े, 7 4 11, यानी हमको 7 जोड़ना है, ठीक है, 7 जोड़ना है। और सातों में दोस्तों, सातों किसका जोड़ होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों जोड़ होना चाहिए। अब देखिए कह रहा कि अगर हम 7 हमें जोड़ना है तो एक्स का महत्तम मान कितना होता है दोस्तों। अब देखिए एक्स को हम 7 ही मान ले, देखिए x को 7 मान ले, और दोस्तों y को हम 0 मान लेना, सबसे बड़ी मान कितना x का 7 रख सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही आ जाएगा। आप देखिए दोबारा देखते हैं, अगर x की जगह हम 7 रख लें, ठीक, ये हो गया। और दोस्तों ये आपका पहले से 7 है ना, और y की जगह दोस्तों हम 0 मान लें, क्योंकि महत्तम मतलब अधिकतम मान पूछा, तो अधिकतम में x का 7 ही रख लें, y को हम 0 रख देना, क्या दिक्कत है, वो भी वही तो आएगा। अब देखिए इसको जोड़ देख लीजिएगा, 9 7 16 8 24, ठीक है, और 7 2 9 2 11, 1 बचा, और 5 3 8 2 10 1 11, बिल्कुल अच्छे से आ गए। यानी कि हम x का महत्तम मान, सबसे बड़ा मान कौन सा रखते हैं भैया, 7 रख सकते हैं। देखिए x और y दोनों जोड़ के 7 लाना था, तो भैया हम y को 0 कर दे, क्योंकि हमको बड़ा से बड़ा मान पूछा है, तो हम दोस्तों x को 7 ही मानेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पे दोस्तों परिमेय, इससे है ना 0 इससे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी दोस्तों, ये आपकी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, -3 और -8, क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 और -8, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का लासा और मासा उनके गुणनफल का कितना है दोस्तों, ये है तो उनके बीच का अंतर क्या होगा। दोस्तों हमने बताया था कि एक सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना, एचसीएफ, है ना। अब आपको बता दें यहाँ पे दिया दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, इतना है। देखिए ये गुणा करके दे दिया दोनों का, 336 दिया है, ठीक है। और देखिए उनके देखिए, ठीक है, सॉरी लासा मासा दिया है 336, तो इधर हम 336 लिख लेंगे। अब दोस्तों संख्या क्या होगी, देखिए समझिएगा, संख्या दोनों संख्या क्या होगी, अगर हम उनके बीच का अंतर कितना 10 का है, तो हम x मान ले। देखिए अगर हमने एक संख्या x मानी, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमको क्या माननी पड़ेगी, x माइनस 10, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, दोनों संख्याओं गुणनफल, तो इनका दोनों गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा दिया ही है 336, ठीक, क्या दिया है 336, ठीक है। देखिए लासा गुणे मासा 336 दिया। अब देखिए इनका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का x में गुणा x स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या होगा दोस्तों -10x, ठीक है, 10x, और माइनस दोस्तों इसको इधर ले आया 336 और बराबर 0। अब देखिए 336 को ऐसे तोड़ो जिनका जोड़ घटाना 10 आ जाए, तो दोस्तों हमको पता है कि इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 336 कैसे तोड़े, 24 और -14, है ना, 24 × 14, 24 - 14 करेंगे 10 आएगा, और इनका दोस्तों दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 आएगा, तो x हो जाएगा और -336 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। अब दोस्तों इसको खोलेंगे तो आपको पता है इसका x का मान दोस्तों निगेटिव आएगा, x -24 आएगा, तो हम माइनस का ले लेंगे दोस्तों, उधर जाएगा प्लस कर देगा, यानी 24 आएगा x का मान। अब एक 24 है, ठीक है, तो एक 24 से कम होगा, यानी 14 हो जाएगा, ठीक है, तो 14 24 ये हो गया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कैसे करें दोस्तों, तो इसका सरल भी है, क्या है, सरल उपाय भी है, ठीक है। कैसे समझिए,
अब इनका पहले देखिए दोनों संख्याओं का देखिए, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें दोस्तों, इसका मासा कितना होगा, मासा 10 होगा, ठीक है, और लासा 20 होगा। तो इनका गुणा करके देखें दोस्तों, 20 हम दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, होगा ही नहीं, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, अब इसको देखते हैं, देखिए लासा कितना होगा, मासा दोस्तों कितना होगा, तो मासा हम इनको मासा कैसे निकालते हैं, लासा कैसे निकालते हैं वो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। इनका हम मासा निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, है ना, और 14 तिया 42, 14 चौके 56, है ना। इनका हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तब हम इनका अगर हम मासा निकालना चाहें दोस्तों, इनका मासा केवल 2 आएगा, मासा 2 ही आएगा, है। और लासा हम निकालेंगे दोस्तों, लासा आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से निकाल ले, चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो 14 इन 24 का कितना होगा, पहले 2 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, ये 7 ही रहेगा, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 7 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 7 3 21 दूनी 42 दूना 84, और दूना दोस्तों कितना होता है, 168, 168। तो लासा कितना 168 आया, और मासा कितना है 2, इनका दोनों गुणा करवा दें बिल्कुल अच्छे से। तो 8 दूनी 16, और कितना 1 बचा, और 2 6 12, 1 13, 3 बचा, और 2 1 9 2 1 3, 336 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है भैया, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आप वैसे नहीं कर सकते, इसको आप थोड़ा दिमाग लगाते तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे। चलिए अब दोस्तों आ गए ये अच्छा सा क्वेश्चन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 4 घात 61 और 4 घात 62 और 4 घात 63 और 4 घात 64 और 4 घात 65। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 घात 61 कॉमन ले लें, क्या ले लें, बिल्कुल ले लेंगे भैया, 4 घात 61 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए 4 घात 61 खत्म हो गया तो 1 बचा, और फिर यहाँ पे क्या 4 घात 61 खत्म हो गया, 4 घात 1 बचा ना। अब 62 से 1 निकल गया, 1 बचा, फिर प्लस दोस्तों यहाँ से 63 से क्या बचा, 1 हमने 61 निकाल लिया, 4 घात 2 बच गया, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों, 4 घात 3 बच गया, और यहाँ से दोस्तों 4 घात क्या बचा, 4 बचा, है ना। तो ये देखते हैं अब दोस्तों इनका हम ये देखिए, ये 4 घात 61 ऊपर से है, पहले से है, अंदर क्या बचा 4, 1 जोड़ लेंगे, अब 4 घात 1 यानी 4 हो जाएगा, और 4 घात तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए 4 घात 3 यानी 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और दोस्तों 4 घात 4 यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 दूना 256, 256 हो जाएगा, ठीक। अब इनको जोड़ लेंगे, अब देखिए 4 घात 61 है इंटू 341 आ जाएगा इनका जोड़। अब देखिए 341 से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी कटेगी, 3 से कटेगी भैया, 3 से कटेगी, 4 3 7, देखिए 4 3 7 1 8, नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 11 से कटेगी भैया, बिल्कुल 11 33 और 11 का नंबर 11 बिल्कुल कट जाएगी, 11 से कट जाएगी 341, इसीलिए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 नंबर, ठीक है। चलिए अब अगला दोस्तों देखिए 3:57 PM से 6 घंटा 58 मिनट पहले क्या होगा दोस्तों, इससे हम घटा देंगे, ठीक, इससे घटा के हम निकालेंगे दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 9:59 AM, ठीक है। चलिए बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम देखते हैं। देखिए ये दिए हुए पार्ट में, अब देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ये देखिए ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एकदम इजी से होते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा और छोटा करके आपको लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको दिखा, देखिए ये पूरे का पूरे मद का कितना है 35,000 रुपये। देखिए ये आपका पूरा 100 होता है, 100 अपने आप में पूरा 100 होता है, 100 की वैल्यू 35,000 दे रखी है। देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन, देखिए समझिएगा, ये आपको समझिए, देखिए क्वेश्चन यही दिया है ना। अब देखिए ये टोटल 35,000 है, और इसमें पूछा है ईंधन और भोजन का कुल खर्च कितना होगा। अब देखिए 100 की वैल्यू कितनी दी है, 35,000, कितनी 35,000, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी 35,000, और बटे 100 कर देना, बटे 100 कर दो, देखिए कट जाएगा, कितना आएगा, तो मतलब एक की वैल्यू 3,500 350 आ गई है। अब पूछा कितना है भोजन और ईंधन, तो भोजन दोस्तों 48 है, और ईंधन कितना है 10, तो 48 10 58 की वैल्यू निकाल लो। अब एक की वैल्यू 35, तो 58 की वैल्यू दोस्तों कितना होगा, तो 58 गुणे हम 35, 350 गुणे 58 कर देंगे, तो 350 यानी कि लास्ट में दोस्तों क्या आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 350 इंटू 58 करना है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, तो इसका आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 20,000, ये 20,300 ना, 20,300 आ जाएगा। ये आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। दोबारा बता दें कैसे करना है, एक बार फिर सुन लीजिएगा। देखिए आपका दिया है 350, कितने 3,500 दोस्तों दिया है वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी 3,500 नहीं 35,000, ठीक है, 35,000 दिया है। तो देखिए एक की वैल्यू क्या होगी, ये 100 आके नीचे भाग कर देगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक, और 350 हो गया। अब 350 को हम देखिए 48 और 10 58 से गुणा कर देंगे, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा दोस्तों 20,300, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भैया आज समझिएगा, आज यदि आज 1 अप्रैल है तो दिन बुधवार है। देखिए आज कौन सा है, 1 अप्रैल है, और दोस्तों बुधवार है, क्या है, बुधवार है भैया, है ना, बुधवार है। तो 3 दिन पश्चात क्या होगा, देखिए 3 दिन पश्चात सप्ताह कौन सा दिन होगा भैया, 3 दिन जोड़ दो,
बुध है, व्यपय हो जाएगा, सुख हो जाएगा, शनिचर क्या हो जाएगा दोस्तों 116 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शनिचर हो जाएगा। कि आज बुध है तो कल क्या होगा, बृहस्पति होगा, व्यपय, फिर सुख हो जाएगा, फिर शनिचर हो जाएगा, 3 दिन बाद कौन सा होगा, शनिचर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला, दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर। देखिए एक चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से हम एक चीज बताने वाले हैं कि भैया जो पूरक कोण होते हैं उनका क्या होता है दोस्तों, उनको बता दें कि दो पूरक कोणों को जोड़ने पर दोस्तों 90 आता है, ठीक है। यानी कि दो पूरक कोणों का अंतर क्या होता है, 90, है ना। देखिए एक पूरक का क्या होगा, पूरक बराबर क्या होगा, पूरक बराबर तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और समपूरक बराबर क्या होता है, समपूरक बराबर 180 माइनस एक्स होता है, ठीक है। अब दोनों जोड़ दें, देखिए 90 और माइनस एक्स और प्लस 180 माइनस एक्स दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 180 माइनस एक्स ऐसे करेंगे, ठीक है। सॉरी इनको अंतर पूछा, अंतर पूछा। देखिए क्या होगा 180, देखिए संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स, है ना। और माइनस करेंगे 90 माइनस एक्स करेंगे। अब देखिए इनको हम करते हैं तो दोस्तों 180 और माइनस एक्स, और देखिए माइनस से खोलेंगे तो माइनस का 90 और प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस का और माइनस का कट गया, माइनस कट गया। अब देखिए 180 बचा है और माइनस 90 बचा, तो 90 से 180 जाएगा, 180 90 जाएगा, 90 ही बचेगा दोस्तों। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 16 दूना 48, ठीक समझिएगा, इतने 16 सही 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का मूलधन का 1/5/6 हो जाएगा। अब देखिए समझिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, केवल और केवल भ्रमित करना चाहा है, आप लोगों को क्या करना चाहा है, भ्रमित करना चाहा है, इधर उधर भटकाना चाहा है इसने, ठीक है। समझिए इसका मतलब क्या है कि 6 रुपए क्या है मूलधन है और 5 रुपए आपको ब्याज मिला है, क्या ब्याज मिला है 5 रुपए मान ले। अब देखिए 5 रुपए ब्याज मिला है, समझिए ब्याज, और मूलधन कितना था 6 था, 6 लिख लिया। अब देखिए दर कितना है तो 16 50/3, क्या 50/3, और गुड़े आपका टी निकालना है, टी निकालेंगे और बटे 100 तो होगा, ठीक है। अब देखिए 50 दूनी 100, 2 कट गया। अब दोस्तों 2 से काटेंगे 3 बचेगा और 3 से 3 कट गया, यानी टी बराबर 5 आ गया। तो 5 वर्ष दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल एकदम आसानी से आपका आ जाएगा। वही दोस्तों PRT/100 वाला फार्मूला लगा है, दो एकदम आसान से क्वेश्चन आए। अब देखिए 10 रुपए के, देखिए 10 रुपए की दर से दोस्तों कितने केले खरीदा, देखिए 10 रुपए दर्जन की दर से दोस्तों केले खरीद कर 12 रुपए के 10 बेचता। देखिए 10 रुपए के दर्जन यानी 12 केले खरीदे, फिर 12 के 10 बेच दिए, 12 के 10 बेच दिए दोस्तों। हमने इसको बताना चाहें तो दोस्तों क्या करते हैं, हम इसका अंदर का बाहर का बाहर गुणा कर लेते हैं, अंदर का अंदर, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, अब देखिए अंदर का अंदर गुणा करते हैं, बाहर का बाहर। देखिए 10 रुपए में 12 केले खरीदे तो 10 रुपए में 12 केले खरीदे, 10 के 12 खरीदे और फिर 12 के 10 बेच रहा। अब देखिए बाहर का गुणा करेंगे तो हम 100 हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे 12 12 44 दोस्तों। फिर अंदर वाले से बाहर वाला घटा देंगे और बटे जो बाहर वाले होते हैं, है ना, जो अंदर वाले होते हैं दोस्तों, है ना, उसको भाग कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। देखिए 44 से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा 44 बचेगा और बटे 100 हो जाएगा और गुणे 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 44% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 44% बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। मतलब कि कैसे, दोबारा बता दें, देखिए 10 के खरीदे दर्जन, यानी कि 10 के 12 खरीदे और फिर 12 के 10 वह बेच रहा है ना। तो हमने क्या बोला, अंदर का अंदर गुणा कर दो और बाहर का बाहर कर दो, तो 10 दहम में 100 हो जाएगा और 12 पर हम 144 हो जाएगा। अब देखिए अंदर अंदर माइनस बाहर कर दो, क्या अंदर माइनस बाहर, यानी कि 144 से 100 हटा दो और बटे बाहर वाला, ठीक है, बटे अंदर वाला, अंदर दोस्तों 144 था और गुणे 100 कर दो, ठीक। तो 44 है ना, ये सॉरी नीचे 100 आ जाएगा, है ना। और दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 44, है ना। तो ऊपर 44 बचा, है ना, नीचे बाहर होगा ना, बाहर, तो 44/100 गुणे 100 तो कट जाएगा, ठीक है। तो 44% बचेगा। या फिर दोबारा अगर दूसरी तरह करना चाहें, देखिए 12 में 10 खरीदे और फिर दोस्तों 10 के 12 बेच रहा, तो दोस्तों इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 पर हम पहले इधर वाला करेंगे, 12 पर हम 144, ठीक है, और 10 हम में 100, 44 100 घटेगा, बटे दोस्तों क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो देखिए 144 से 100 घटाएंगे दोस्तों कितना 44 आएगा, बटे 100 और गुणे 100 कर देंगे, 100 से 100 घटेगा 44%, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। किसी भी तरीके से कर लीजिए, बस कर ही लेना है आपको क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये 120वां संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन होगा, एक बार देखते हैं जी, बिल्कुल ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 120वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, क्या दोस्तों 63 कम है, तो वो संख्या क्या होगी, तो समझिएगा दोस्तों वो संख्या क्या होगी, तो 140 हो जाएगी। यदि किसी संख्या का 30%, मान लिया कोई x है, उसका 30%, समझिएगा उसका 30%, देखिए परसेंट मतलब क्या, नीचे 100, उस संख्या मतलब x का, ठीक है, x के 3/4 से 3/4 मतलब 3/4 से
63 कम है। अब देखिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 63 कम है दोस्तों, तो समझिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 30x और बटे 100, और ये आएगा इधर माइनस कर देगा, माइनस का 3x/4, और इनका क्या है बराबर 63 रख देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आपका 140 हो जाएगा। ठीक, या फिर आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये देखेंगे हम पर्यावरणीय अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन के, देखते हैं क्वेश्चन। पहला है देखिए 121वां नंबर है, क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से कहां स्थित है। ठीक है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं, तो कहां स्थित है आपको पता होना चाहिए कहां है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला है दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो स्टॉपेज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन सी है दोस्तों, हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, माउंट एकोंगुआ। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, हरित लवक जिसको बोलते हैं। ठीक, जिसके कारण पत्तियां भी हरी होती हैं। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है, युगलीना, हाइड्रा, है ना, जेलीफिश या फिर साइकॉन। दोस्तों किसमें, युगलीना में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन है, तो सारस, जिसको हम क्रेन बोलते हैं। और आपको देखिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय वृक्ष पूछ ले जाए क्या बताएंगे आप लोग, तो अशोक बता देंगे, क्या बोलेंगे, अशोक। और पुष्प पूछे तो पलाश बताना है, क्या बताना है, पलाश, जिसका नाम टेसू भी है। ठीक है, और राजकीय खेल दोस्तों हॉकी है। ठीक, क्या है, हॉकी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप याद कर लेंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, तो कौन सा है, पैराथार्मोन हार्मोन्स। ठीक है, चलिए अगला है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको हम, क्योंकि इंग्लिश से आपको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, डॉप्सन से मापते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, किसका मात्रक है। चलिए अगला है नाइट्रोजन स्थिरता के करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, किसके, गेहूं की, धान की, दलहन की, या सभी की। दोस्तों तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी की जड़ों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था क्या था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है, कौन सा है, एगेरिकस, है ना, पॉक्सिनिया, या म्यूकर, या फिर राइजोपस। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर, एगेरिकस। ठीक है, चलिए अगला है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में। और आपको बता दें जो सुंदरवन में डेल्टा बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लें, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है दोस्तों, तो कौन सी होती है त्रिगुणित, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा आपका 4th नंबर, भ्रूणपोष। ठीक है, चलिए आगे है निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडान्यास पाया जाता है। दोस्तों किसमें पाया जाता है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा ब्रेसिकेसी में। ठीक है, चलिए अगला है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल, क्या, एथिल एल्कोहल होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, डीके कर्वे ने। किसने दोस्तों, डीके कर्वे द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा दोस्तों संबंधित है, तो किससे है, तो जगन्नाथ जी से, भगवान जगन्नाथ जी से। देखिए और जगन्नाथ में दोस्तों कौन संधि होती है, तो जगत प्लस नाथ, क्या, जगत प्लस नाथ दोस्तों। और आपको बता दें इसमें कौन संधि होगी, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर। देखिए 136 नंबर क्या है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी पर लगता है, तो समझिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नदी किनारे लगता है, तो गोदावरी। देखिए 3 जगह कुंभ मेला लगता है, आपको बता दें कि देखिए उज्जैन में लगता है, कहां पर ये भी याद रखेंगे, क्या पता अगली बार पूछ ले जाए। उज्जैन में दोस्तों शिप्रा नदी, जिसको क्षिप्रा नदी भी कहते हैं। और दोस्तों प्रयागराज में संगम, दोस्तों किसके किसके संगम है, तो आपको बता दें गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे दोस्तों लगती है, गंगा और यमुना के संयुक्त धारा में लगती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे। देखिए नासिक में, प्रयागराज में, उज्जैन में कहां, क्षिप्रा नदी। ठीक है, और नासिक में कहां, गोदावरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, और प्रयागराज में दोस्तों संगम में। ठीक है, चलिए अगला है संध्या क्या है, संध्या क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का अखबार है, क्या है, अखबार है। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो कितने हैं, तो 100 हैं, कितने हैं, 100 हैं। और देखिए आपको बता दें पूछ ले लोकसभा में कितने हैं, तो 80 हैं दोस्तों, और राज्यसभा में कितने हैं, 31 हैं, और दोस्तों विधान
विधानसभा में कितने हैं, तो विधानसभा में दोस्तों 403 है, ये भी याद रखेंगे। 80 31 403 100, ठीक है, 80 31 403 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ दोस्तों, तो कब से हुआ, तो 26 जनवरी 2002 से। कब से दोस्तों, 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है जनगण मन को दोस्तों हिंदी संस्करण को संविधान, भारतीय संविधान में दोस्तों राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्रगान के लिए कब अपनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उसी में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था। और इसी दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश भी पड़ा था। कब था, 24 जनवरी 1950। कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहली चीज राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो दोस्तों इसी दिन 24 जनवरी है ना। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950। और दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में है आपके ओम बिरला जी, ठीक है। अगर दोस्तों पूछ ले कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है मीरा कुमार। क्या, मीरा कुमार दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, मीरा कुमार जी। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है दोस्तों, तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। कौन, प्रधानमंत्री जी होते हैं अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है दोस्तों, किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए भारत के महान्यायवादी का जो आर्टिकल 76 में होता है। क्या होता है, आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी दोस्तों, ठीक है, यह पहला कानूनी सलाहकार होता है। चलिए वह जिला जहां गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों, कौन सा जिला है, तो आपको पता होना चाहिए बिजनौर। और पूछ लेता दोस्तों यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है, तब आपको क्या बताना होगा, तब आपको दोस्तों सहारनपुर बताना होगा। सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्या है, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर दोस्तों, वहीं से यमुना नदी प्रवेश करती है। मगर गंगा की बात करें तो बिजनौर जिला से। कहां से, बिजनौर जिला से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, तो केन, बेतवा, चंबल, सोन दोस्तों ये सभी के सभी हैं, मगर दोस्तों गंडक नहीं है। क्या है, गंडक नहीं है दोस्तों। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा की सहायक नदी है। कहां मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए प्रयागराज में मिल जाती, जहां पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है। देखिए ये यमुना नदी कहां निकलेगी, सहारनपुर से निकलती दोस्तों, और गंगा से कहां मिलती है, प्रयागराज में, ठीक है। और वहीं पे संगम लगता है दोस्तों, वहीं पे आपका क्या होता है दोस्तों, 12 वर्षों पे कुंभ का आयोजन होता है, ठीक। चलिए अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है, K2 है। कौन सी है, K2। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों, कौन सा है, किम्बरले। कौन सा है, किम्बरले दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है, मिर्जापुर, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कहां है, तो दोस्तों कहां पर है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां है, तो लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी के बारे में याद रखेंगे कि यह सबसे बड़ा जिला है, 75 जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मैट्यूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो मैट्यूर बांध का निर्माण दोस्तों किस नदी पर है, तो आपको भी पता होना चाहिए कहां है, तो कावेरी नदी पे दोस्तों मैट्यूर बांध का निर्माण है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के क्वेश्चन, यानी कि ईवीएस के पूरे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है वो हम आपको बता दें। तो दोस्तों नाम याद रखेंगे ज्ञान आरबीएल। क्या, ज्ञान आरबीएल लिख देंगे दोस्तों, उसके बाद लगा देंगे ऑफिशियल। क्या, ऑफिशियल दोस्तों, ठीक है। तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों इसके हम और भी पार्ट्स